हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 25 और 26 दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला अपडेट है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, जो गर्ल्स की इक्वलिटी है उसको लेके। जो गर्ल्स इस समय इनइक्वलिटी समाज में फेस कर रही हैं, तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो गर्ल्स हैं उनको भी समाज में बराबरी का अधिकार है। उसके अलावा जो गर्ल्स के राइट हैं, उनके अधिकार हैं, उनके बारे में भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है। उसके अलावा जो गर्ल्स की एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनका न्यूट्रिशन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जाती है और उनको प्रमोट किया जाता है। तो इस दिन को सबसे पहले 2008 में मनाया गया था और इस साल 2021 में इसका 13वां संस्करण मनाया गया है। और बात आती है 24 जनवरी को ये दिन क्यों चुना गया, तो एक्चुअली में 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, इसलिए 24 जनवरी को ये दिन चुना गया। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने 21 से लेके 26 जनवरी 2021 को नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक के रूप में मनाया। ये भी याद रखिएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो आपको एक तो डेट याद रखनी है, 24 को मनाया गया। दूसरी चीज़ की थीम याद रखनी है। तो इस दिन की स्थापना की गई थी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये बताने के लिए जो पूरे विश्व भर में पीस और डेवलपमेंट है, उसके लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या रोल है एजुकेशन का इसके लिए। और जो सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया था, ये मनाया गया था 24 जनवरी 2019 को और इस साल इसका 3रा संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, 11th नेशनल वोटर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जनवरी 2021। 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसके लिए थीम रखी गई थी, मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। थीम भी याद रखिएगा। तो हर साल 25 जनवरी को भारत में मनाया जाता है ये नेशनल वोटर्स डे। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है ताकि जो भारत के यूथ हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। और इस दिन की स्थापना की गई थी 2011 में। ओके, और तब से लेके इसे हर साल मनाया जाता है और इस साल इसका 11वां संस्करण मनाया गया है। और 25 जनवरी को ही क्यों चुना गया ये दिन? 25 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना 25 जनवरी को ही हुई थी। 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया गया था भारत में, इसीलिए 25 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसी दिन के अवसर पे जो ECI है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसमें होगा क्या, जो भी आपके पास अभी वोटर आईडी थी, इसको अब डिजिटल फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये एक PDF के फॉर्मेट में होगी जिसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी अपनी वोटर आईडी चाहिए होगी तो आपको उस PDF का प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो शॉर्ट याद रखिएगा, शॉर्ट में है
ई एपिक, और फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो अभी प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के सुनील अरोरा जी, और ये भारत के 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है ये दिन, और ये दिन मनाया जाता है जो टूरिज़्म है यानी पर्यटन है उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। यानी कि किसी देश की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ के टूरिज़्म का, यही चीज़ बताई जाती है इस दिन। और अलग अलग क्षेत्र में जो टूरिज़्म होते हैं, जैसे कि कल्चर के क्षेत्र में हो गया, मेडिकल क्षेत्र में हो गया, बिजनेस, एजुकेशन, नेचर, कल्चर, हेरिटेज, तो हर चीज़ के जो टूरिज़्म होते हैं हर क्षेत्र के, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है लोगों को, और अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो ये दिन मनाया जाता है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म काम क्या करती है, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि भारत का जो टूरिज़्म है उसके प्रमोशन के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती है। नेक्स्ट अपडेट है योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ्स। योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां फाउंडेशन डे मनाया। 1950 में उत्तर प्रदेश एक स्टेट बना था, और अभी हाल ही में 24 जनवरी को 71वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। और उसी के अवसर पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने ये उद्यम सारथी नाम का ऐप लॉन्च किया है वहाँ के युवाओं के स्वरोजगार के लिए। तो इस ऐप में होगा क्या, तो इस ऐप में जो भी वहाँ के यूथ हैं उनके लिए जॉब इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, मार्केट की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके अलावा जो भी बिजनेस मॉडल हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, और जो भी बिजनेस है उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। तो जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से और एम्प्लॉयमेंट से, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के यूथ। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेटअप एट अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में अहमदाबाद के विरोचन नगर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके लिए जो गुजरात की सरकार है उन्होंने अदानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसके अलावा ये जो पार्क है यहाँ पे लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बात करें तो 25,000 से ज़्यादा पर्सन्स के लिए रोज़गार पैदा होगा, और आने वाले 3 सालों में ये प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये 1450 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, यहाँ पे इसे डेवलप किया जाएगा, और ये डायरेक्ट रोड, एयर और रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। बात करें गुजरात की, तो कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड री स्वयं स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। असम सरकार ने स्वरोजगार के लिए री स्वयं योजना शुरू की है। तो री स्वयं का मतलब क्या है, रीडिजाइंड स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, ये फुल फॉर्म है री स्वयं का। और अभी हाल ही में असम की सरकार ने असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लॉन्च की है। और इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे का मकसद यही है कि असम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देना, मेनली रूरल इकोनॉमी यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना, और उनकी इकोनॉमी ऊपर उठाना, उनके लिए रोज़गार पैदा करना। इसके लिए जो वहाँ का लोकल ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा और वहाँ पे रोज़गार पैदा किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे इस स्कीम के अंडर में। और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद उनको 20,000 रुपये भी दिए जाएंगे। और इस तरह से उन्हें ट्रेनिंग देके उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप की जाएगी, और उनको सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बात करें असम की, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30 को मंजूरी दी है। तो ये जो नई पॉलिसी लाई गई है इसका मेन एम ये है कि जो जम्मू और कश्मीर का इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना और वहाँ पे रोज़गार जनरेट करना।
तो इस नई पॉलिसी के आ जाने के बाद ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वहाँ का इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ज़मीन का अलॉटमेंट करना, उसके अलावा हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मेडिसिटी, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है इनके लिए जो ज़मीन का अलॉटमेंट होता है तो इंश्योर किया जाएगा कि ये पूरे फेयर तरीके से हों और जो भी पूरा मेथड है पूरा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, कैपिटल है समर की श्रीनगर और विंटर की जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डोर डिलीवरी ऑफ राशंस अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की डोर डिलीवरी करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है। तो अब आंध्र प्रदेश में पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में जो राशन दिया जाता था उसकी डोर डिलीवरी शुरू कर दी गई है और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला स्टेट बन गया है। तो इस स्कीम से लगभग 26,39,363 कार्ड होल्डर्स को फ़ायदा होने वाला है और इससे 830 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा आएगा। यानी नॉर्मल पहले जब राशन दिया जाता था उस टाइम पे जो खर्चा आता था तो अब ये डोर डिलीवरी के बाद 830 रुपये का जो खर्चा है ये एक्स्ट्रा आएगा। और ये जो राशन की डिलीवरी होगी इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 9,260 सब्सिडाइज्ड व्हीकल अलग अलग जो वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिनका यूज़ करके ये राशन को घर घर डिलीवर करेंगे। और ये जो सब्सिडाइज्ड व्हीकल्स हैं इनके लिए 539 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है सृष्टि गोस्वामी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। तो ये हैं सृष्टि गोस्वामी। और अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया पीछे के क्वेश्चन में कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, तो उसी दिन के अवसर पे इन्हें उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्होंने एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और वहाँ के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उत्तराखंड के तो उनके द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं उनको रिव्यू किया इन्होंने। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है विंटर की देहरादून और समर की गैरसैंण। और गैरसैंण का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही समय पहले ये समर कैपिटल डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट अपडेट है हर्षवर्धन हैज़ इनॉग्रेटेड 7th एडिशन ऑफ मैस्करेड 2021। हर्षवर्धन जी ने मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये जो मैस्करेड आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड, ये याद रखिएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2 दिनों तक चला और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था फिक्की के कैस्केड के द्वारा, यानी कि कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फेटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग इन द इकोनॉमी। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया था क्योंकि जो भारत में इलीगल या इलिसिट ट्रेड होता है गैर कानूनी तरीके से उसको रोकने के लिए, यानी जो भी स्मगलिंग वाली चीज़ होती हैं या इलीगल तरीके से जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन चीज़ को रोकने के लिए। तो इसको ऑर्गेनाइज कराने का मकसद ये था मेनली कि अलग अलग ऑफिशियल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जहाँ पे वो सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्मगलिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं या इलीगल ट्रेड वाले प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें कि किस तरह से पॉलिसी बनाई जाए, क्या सॉल्यूशन लाया जाए कि ये जो ट्रेड है और जो स्मगलिंग है इसको रोका जा सकता है और क्या ज़रूरी एक्शन है जो लेने चाहिए ताकि इनको रोका जा सके। क्योंकि ये जो भी इलीगल ट्रेड होता है या स्मगलिंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा जो किसी भी कंट्री है उसको इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है, साथ ही साथ पीपल की सेफ्टी को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रोकना। नेक्स्ट अपडेट है रविशंकर प्रसाद हैज़ इनॉग्रेटेड 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021। रविशंकर प्रसाद जी ने 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तभी हाल ही में 15वां इंडिया डिजिटल समिट जो 2021 का था इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था और इसे इनॉग्रेट किया रविशंकर प्रसाद जी ने। और रविशंकर प्रसाद जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इस समिट के लिए एक थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड के, थीम भी जरूर याद रखिएगा। और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहाँ पे जो नए नए डिजिटल इकोसिस्टम आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना, किस तरह से नए डिजिटल इकोसिस्टम बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड पे इनिशिएटिव पे बात की गई
मतलब पॉलिसीज़, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल कॉमर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इमर्जिंग टेक और उसके अलावा जो भी अदर डिजिटल ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में जो है तो डिस्कशन किया गया कि किस तरह से इनको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है और किस तरह से कुछ और नए डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसी इवेंट के दौरान 11वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स 2021 भी अनाउंस किए गए, जहां पे डिजिटल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया संजीव भीखचंदानी जी को और डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया खाता बुक को। ये नाम याद रखिएगा, खाता बुक बना है इस साल का डिजिटल स्टार्टअप ऑफ द ईयर। उसके अलावा जो IAMAI है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुबो रे और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड यूनियन बजट मोबाइल ऐप। निर्मला सीतारमन जी ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो निर्मला सीतारमन जी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में बजट पेश होने से पहले ही यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के थ्रू जो भी भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो भारत की पब्लिक है तो बजट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आसानी से हैजल फ्री तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस साल का जो बजट आने वाला है उसके बारे में एक खास बात ये भी है कि इस साल का जो बजट है ये पूरी तरीके से पेपरलेस मैनर में जारी किया जाएगा। तो इस ऐप में बजट से रिलेटेड लगभग 14 तरीके के डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, उसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट्स और फाइनेंस बिल। तो इस तरह से लगभग 14 डॉक्यूमेंट इस ऐप में अवेलेबल रहेंगे। इस ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC के द्वारा और ये जो ऐप है ये हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट अपडेट है कैलाश सत्यार्थी हैज़ लॉन्च्ड फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन कैंपेन। कैलाश सत्यार्थी जी ने फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इन्हें तो आप जानते होंगे 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और हाल ही में अभी इन्होंने फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम से एक कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है ताकि जो चाइल्ड लेबर है यानी बाल श्रम है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी ग्लोबल लीडर्स, जो अलग अलग तरह के ग्लोबल लीडर्स हैं और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक्चुअली में जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनका एम है कि 2025 तक पूरे विश्व भर से चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। तो उसी के नक्शे कदम में ये एक कदम उठाया गया है। इसके अलावा 2021 का ये जो साल है इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं इनको 2014 में जॉइंट रूप से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी जी को और उनके साथ ही मलाला यूसुफज़ई को। तो इन 2 पर्सन को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट है द रोड टू ईडन फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। रोड टू ईडन फिल्म ने ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तभी हाल ही में 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चला ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इस साल इसका 19वां संस्करण था और हाल ही में ये कंक्लूड हुआ है 24 जनवरी को। और वहीं पे जो एक किर्गिस्तानी फिल्म है जिसका नाम है द रोड टू एडन, इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और ये जो फेस्टिवल है ये 9 दिनों तक चला। यहाँ पे 73 कंट्रीज से 226 फिल्में दिखाई गई। और इस फिल्म में बताया क्या गया है, तो इस फिल्म में एक ऐसे स्ट्रगलर ओल्ड राइटर की कहानी दिखाई गई है जो कि लिटरेचर को प्रमोट करना चाहता है। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है जस्टिस गीता मित्तल बिकम्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ BCCC। जस्टिस गीता मित्तल जी BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। तो BCCC क्या है, ये है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। और अभी हाल ही में गीता मित्तल जी यहाँ की चेयरपर्सन बनी हैं और ये पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी हैं। ये रिप्लेस करेंगी जस्टिस विक्रमजीत सेन को। इसके अलावा ये जो जस्टिस गीता मित्तल जी हैं ये जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। तो BCCC क्या है, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF के द्वारा 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जितने भी तरह के नॉन न्यूज़ जनरल इंटरटेनमेंट चैनल है भारत में, उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेन है, जो भी उनके कंटेंट से रिलेटेड कंप्लेन है, उनको एग्जामिन करने का काम करता है BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। तो यहाँ के प्रेसिडेंट है के माधवन और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सरधावा।
सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरधावा शुरू किया है। तो ये जो ऑपरेशन है सरधावा, इसे राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर में लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च करने का मेन पर्पज़ ये है कि अभी जैसे ठंड का समय है तो इस समय में काफ़ी ज़्यादा घना फॉग हो जाता है, कोहरा हो जाता है, तो उस टाइम पे घुसपैठ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सर्द हवा नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ताकि ऐसे एरियाज राजस्थान के बॉर्डर के पास के जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहता है वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और वहाँ पे घुसपैठ होने से रोका जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है आईटीबीपी विंस द आईएचएआई नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। आईटीबीपी ने आईएचएआई नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इन्होंने अभी हाल ही में 10वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि आईएचएआई के द्वारा। इसमें जो आईटीबीपी है इन्होंने फाइनल्स में हराया लद्दाख को और ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था गुलमार्ग में 16 से लेकर 22 जनवरी तक। तो जो आईएचएआई है यहाँ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं केएल कुमार। नेक्स्ट अपडेट है यूवेंटस बीट्स नेपोली बाई 2-0 टू विन द इटालियन सुपर कप। यूवेंटस ने नेपोली को 2-0 से हराकर इतालवी सुपर कप जीता। तो ये जो इटालियन सुपर कप है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि इटली में खेला जाता है और अभी हाल ही में यूवेंटस ने नेपोली को फाइनल में हरा के 2-0 से इस साल का इटालियन सुपर कप अपने नाम कर लिया है। और यूवेंटस से ही एक और रिलेटेड न्यूज़ मैंने आपको बताया था, पहले याद रखिएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इसी टीम से खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अभी हाल ही में ये फुटबॉल हिस्ट्री में विश्व में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है निहाल सरीन हैज़ वॉन द गैज़प्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज़। निहाल सरीन ने गैज़प्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार जीता है और ये हैं निहाल सरीन, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है गैज़प्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार। और ये है क्या गैज़प्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार? तो ये एक तरह की स्पेशल ट्रॉफी है जो कि पिछले साल दिसंबर 2020 में FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ चैम्पियनशिप हुआ था चेस का, वहाँ के बेस्ट गेम को ये ट्रॉफी दी गई है। इसी का नाम है गैज़प्रॉम ब्रिलियंसी पुरस्कार। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसमें लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।